हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन माय क्लासरूम। आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है प्रपोजल या ऑफर। जब हमने एग्रीमेंट देखा था सेक्शन 2E में एग्रीमेंट देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेप होते हैं, इसके 2 चरण है इसके। फर्स्ट इज प्रपोजल और ऑफर जिसको आप कह सकते हैं, या फिर प्रस्थापना, और सेकंड है इसका एक्सेप्टेंस या स्वीकृति। आज हम इसका फर्स्ट स्टेप देखेंगे जो कि है प्रपोजल या ऑफर जिसको आप कहेंगे। प्रपोजल और ऑफर क्या था जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बताया कि क्या आप मेरा ये पेन 10 रुपए में लेंगे क्या, तो दैट इज ऑफर या फिर प्रपोजल। तो जिसको हम देखेंगे सेक्शन 2A में, सेक्शन 2A ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखेंगे। एक बार इसकी थोड़ी सी परिभाषा देखेंगे फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ये कह रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2A कहता है जबकि एक व्यक्ति किसी बात को करने या फिर किसी बात को करने से प्रवृत्त रहना, प्रवृत्त रहना होता है टू ऑब्स्टेन टू डूइंग एनीथिंग। ऑब्स्टेन टू डूइंग एनीथिंग का मतलब है कि कुछ ना करना, कुछ करने से दूर रहना। तो ये कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहना, उस काम को करने से दूर रहने की अपनी रजामंदी, अपनी इच्छा दूसरे को बी को इसलिए देता है कि उसकी कंसेंट प्राप्त कर सके, दैट इज कॉल्ड ऑफर। कि मैंने आपसे कहा कि क्या आप मेरा ये पेन लेंगे क्या, तो आपकी रजामंदी मैं लेना चाहती हूँ तो इसलिए मैंने ये ऑफर किया। तो दूसरे की रजामंदी लेने के लिए जब मैं ये बात कह रही हूँ कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, कुछ ना करना का प्रवृत्त रहना कि आपको मैं ये पेन देना चाहती हूँ और आपके लिए मैं ये कहूंगी कि मैं और किसी को ये नहीं दूंगी, और किसी को देने से मैं प्रवृत्त रहूंगी, दूर रहूंगी, मैं आप ही को दूंगी। तो इसका मतलब है कि मैं आपको ऑफर कर रही हूं। तो अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब इसमें आप एक बार और रीडिंग लगाएंगे बुक में से तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अब इसमें जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं ऑफर के वो हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप ये कहेंगे कि जो ऑफर है वो मस्ट बी फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट। आपका जो ऑफर है, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि क्या आप मेरा ये पेन लेंगे 10 रुपीज में, तो ये रिक्वेस्ट की फॉर्म में होता है, कभी भी ये कमांडिंग फॉर्म में नहीं होता, ये हमेशा रिक्वेस्ट की फॉर्म में होता है। फर्स्ट कि इसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी से कि क्या आप मेरी ये चीज़ लेंगे, या अगर आप किसी से कोई कंसेंट लेना चाहते हैं, अनुमति लेना चाहते हैं, उनकी कंसेंट लेना चाहते हैं, तो आपको हमेशा वो रिक्वेस्ट फॉर्म में होगा वो। और सेकेंडली ये कहते हैं कि जो ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। जो ऑफर है वो हमेशा सर्टेनिटी उसमें होनी चाहिए। क्या आप मेरा ये पेन जो ब्लैक एंड वाइट है, या फिर चलो पेन छोड़ेंगे, कोई भी और चीज़ हो सकती है, जैसे मेरे पास 2 प्लॉट हैं तो मुझे सर्टेनिटी उसमें होनी चाहिए, एक निश्चितता होनी चाहिए कि आप मेरा वो वाला प्लॉट जो उस जगह पे है, पूरी प्रॉपर जगह और पूरा प्रॉपर साइज और पूरी तरीके से वो निश्चित होना चाहिए कि क्या आप मेरा वो वाला प्लॉट, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लॉट है हो सकते हैं, तो वो वाला प्लॉट जो ये अमुक अमुक जगह पे है, क्या आप वो लेंगे। तो इसमें सर्टेनिटी या निश्चितता जरूर होनी चाहिए। नंबर 2। नंबर 3 इसमें क्या होएगा कि ऑफर में भी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस का मतलब होता है कि मैंने बोलकर या लिखित फॉर्म में, रिटन में आपको एक्सप्रेसली ऑफर किया है कि क्या आप ये ऐसा करेंगे, क्या आप ये लेंगे, या जो भी ऑफर कर रही हूं मैं वो एक्सप्रेस फॉर्म का मतलब होता है कि बोलकर, ओरली या फिर लिखकर। और इम्प्लाइड फॉर्म होती है जो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट फॉर्म, जैसे इम्प्लाइड फॉर्म हो सकती है मेरे किसी एक्ट से या मेरे किसी कंडक्ट से आपको ये लगे कि मैं ये ऑफर कर रही हूँ आपको, तो वो इम्प्लाइड फॉर्म होती है। तो ये एक्सप्रेस हो सकता है या फिर ये इम्प्लाइड हो सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आपके इसके जो स्टार्ट होने वाले हैं, ये तो एक कॉमन है जो इसके असेंशियल्स हैं, इसके आवश्यक तत्व हैं। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर अकेले के ऊपर आपका क्वेश्चन आ जाता है, जिसको आपको अटेम्प्ट करना है, फोर्थ जो इसका है इसका एलिमेंट है वो है ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर में फर्क है। एक होता है ऑफर और एक होता है इन्विटेशन टू ऑफर, इसमें फर्क है, जिसको आप कहते हैं प्रस्ताव एक तो है और एक है प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, इसमें फर्क है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे नीलामी होती है जहाँ पे ऑक्शन होता है, जैसे आपने कभी सुना होगा कि इन चीज़ों का ऑक्शन है, तो जब किन्हीं वस्तुओं का ऑक्शन होता है, नीलामी की जाती है, तो उसमें क्या होता है कि एक एक चीज़ को ऑफर नहीं किया जाता कि क्या आप, जैसे कोई शोरूम खाली होता है
कोई सेल होती है कोई चीज़, तो उसका फर्नीचर या कुछ भी चीज़ें, जो भी उसमें चीज़ थी, वस्तुएं थी, वो उसकी नीलामी जब होती है तो क्या किया जाता है कि जो बिड लगाते हैं, जो बोली लगाते हैं, उन लोगों को आमंत्रित किया जाता है। जो सेलर है, जो ऑफरर है, वो एक एक चीज को ऑफर नहीं करता बेचने के लिए, वो उसका प्रपोजल नहीं रखता, वो क्या करता है, बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर लेता है। और जब उनके लिए वो चेयर्स लगा दी जाती हैं, आपने कभी देखा होगा, तो जब वो बैठे हुए लोग, उनके सामने जो सामान है बेचने के लिए वो लगा दिया जाता है, नीलामी के लिए जो सामान होता है वो लगा दिया जाता है, और वो जो लोग वहां पर बैठे हुए होते हैं वो ऑफर करते हैं, वो उनको इनवाइट किया जाता है। किसके लिए इनवाइट किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, किसके लिए, कि ये जो चीजें नीलामी के लिए, ऑक्शन के लिए रखी गई हैं, उसमें आप बोली लगाइए, उसको वो बोली के रूप में उसको ऑफर करते हैं। कि जैसे अब ये पेन वहां रखा हुआ है, अगर तो इस पेन का एक जो वहां पे बहुत सारे लोग इनवाइटेड होते हैं, तो एक एक वहां पे जो ऑफरी होगा, मतलब जो बोली लगाएगा, वो बंदा अगर कहेगा कि मैं 100 रुपीज में लूंगा, ये बोली लगाना होता है, और सेकंड जो बैठा है वो कहेगा मैं 200 में लूंगा। तो ये बोली लगाना, वो आने वाले लोग, आमंत्रित लोग, वो ऑफर करते हैं कि हम ये चीज इतने में खरीदेंगे। तो एक बार आप सुनिए, जो इनवाइटिंग पर्सन होते हैं, इनवाइटिंग पर्सन टू एन ऑक्शन वेयर गुड्स टू बी ऑक्शनड आर डिस्प्लेड। जो गुड्स मतलब जो सामान ऑक्शन के लिए रखा गया है, वो डिस्प्ले जहां किया गया है, वहां पर उनको बुलाया जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है। इज नॉट एन ऑफर फॉर द सेल ऑफ गुड्स। वो सेल ऑफ गुड्स का हमारी तरफ से ऑफर नहीं होता, वो बेचने वाले की तरफ से ऑफर नहीं होता। द ऑफर इज मेड बाय द इंटेंडिंग बायर्स। जो इच्छुक बायर्स होते हैं, जो इच्छुक खरीदार होते हैं, उनकी तरफ से द ऑफर इज मेड। जो ऑफर होता है, जो प्रस्ताव होता है, वो उनकी तरफ से, जो इच्छुक खरीदार होते हैं, जो इंटेंडिंग बायर्स होते हैं, उनकी तरफ से वो ऑफर किया जाता है। तो ये कह रहे हैं, द ऑफर इज मेड बाय द इंटेंडिंग बायर्स इन द फॉर्म ऑफ बिड। जो बिड लगाई जाती है, जो बोली लगाई जाती है, उस रूप में उनकी तरफ से वो ऑफर किया जाता है। सच एन ऑफर, जो बिड होती है, सच एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बाय द फॉल ऑफ हैमर। फॉल ऑफ हैमर मतलब एक हथौड़ी की आवाज बजा के उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जो हाईएस्ट बिड होती है, जो सबसे बड़ी बोली लगाई जाती है, उसको जब एक हथौड़ी बजाकर, या कोई भी और वे हो सकता है, कोई भी कस्टमरी वे होता है, जो किसी भी तरीके से, जैसे मुझे ऐसा पता है कि हैमर बजाकर, जो हथौड़ा होता है वो बजाकर बोली को अंतिम रूप दे दिया जाता है, कि लास्ट ये बोली जो लगाई गई है, सबसे ऊंची जो बोली लगाई गई है, उसको फाइनल कर दिया जाता है, तो विल रिजल्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट। और फिर उस बंदे के साथ जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई, उस पर जब हैमर बजा दी जाती है, हथौड़ा बजा दिया जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर। ये ऑफर नहीं है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है, कि ऑफर करने के लिए जो लोग हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि आप इन इन चीजों को खरीदने के लिए खुद ऑफर करें। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इसमें एक बार हिंदी में बोलती हूँ। जब किन्हीं वस्तुओं की नीलामी की जाती है, तो वो उन वस्तुओं को बेचने वाले द्वारा उसका ऑफर नहीं होता, उसका ऑफर नहीं होता, मैंने ये ऑफर नहीं किया अगर मैं बेच रही हूं, तो क्या होता है ये, बल्कि इच्छुक खरीदार बोली के रूप में वस्तुओं को खरीदने का ऑफर करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? जब वो ऑफर, जो कि बोली के रूप में होती है, हथौड़ा बजाकर स्वीकार कर ली जाती है, तो वो संविदा बन जाती है। तो दिस इज कॉल्ड इन्विटेशन टू ऑफर। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट केस आपका आएगा, हार्वे वर्सेस फेसी का, जिसमें क्या हुआ, जो इसमें इसका थोड़ा सा आपको फैक्ट बताती हूँ। डिफेंडेंट ओनर जो था, एन ऑफर डिफेंडेंट ओनर, एक बम्पर हॉल पेन, एक हॉल था, एक प्लॉट समझ लीजिए एक था। तो उसमें जो प्लेंटिफ था वो इंटरेस्टेड था उस प्लॉट को खरीदने में। तो प्लेंटिफ ने क्या किया, उसने टेलीग्राम डाला डिफेंडेंट को, जो ओनर था, उस प्लॉट का जो ओनर था, उसको प्लेंटिफ जो था, जो खरीदने का इच्छुक था उस बम्पर हॉल पेन को, उस हॉल के लिए, उस प्लॉट के लिए उसने टेलीग्राम डाला इच्छुक प्लेंटिफ ने। उसने कहा कि 2 प्रश्न उसने पूछे, क्या आप ये प्लॉट हमें बेचेंगे, नंबर 1, और नंबर 2 उन्होंने पूछा इसका लोएस्ट कैश प्राइस बताइए, इसका लोएस्ट कैश प्राइस मतलब उसकी कीमत क्या है वो बताइए। तो जो डिफेंडेंट था, जो ओनर था उस प्लॉट का, उसने क्या किया, लोएस्ट प्राइस बता दिया। उसने एक ही
जो सेकंड उसका आंसर था, क्वेश्चन था, उसका आंसर दिया उसने, पहले वाले का आंसर नहीं दिया और दूसरे का दिया उसने। डिफेंडर ने क्या किया, लोएस्ट प्राइस बता दिया, टेलीग्राम उसको कर दिया और लोएस्ट प्राइस बता दिया, जो उसका कीमत थी वो बता दी। लेकिन जब प्लेंटिफ ने उसे उस कीमत पर खरीदने की हामी वाला एक और टेलीग्राम भेज दिया, जैसे उसने कहा कि ये इसका लोएस्ट प्राइस है, तो प्लेंटिफ ने क्या किया, उसने एक और टेलीग्राम डाल दिया और उसने कहा कि हम इस कीमत पर इसको खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन प्लेंटिफ ने उसको बेचने से, जो डिफेंडेंट था, जो उसका ओनर था, उसने उसको बेचने से मना कर दिया। तब क्या हुआ कि प्लेंटिफ जो था, जो उसको खरीदने का इच्छुक था, उसने केस कर दिया, उसने केस किया। बट प्रिवी काउंसिल की जुडिशियल कमेटी जो थी, उसने कहा कि जो टेलीग्राम्स का आदान प्रदान था, जो टेलीग्राम दिए गए थे उसकी तरफ से और प्लेंटिफ की तरफ से दिए गए थे, उससे कोई संविदा नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि प्लेंटिफ ने 2 प्रश्न किए थे और जो उत्तर जो था, क्योंकि प्लेंटिफ ने 2 प्रश्न किए थे, उत्तर दूसरे का ही दिया गया था, फर्स्ट का उत्तर नहीं दिया गया था, पहले प्रश्न का वो उत्तर नहीं दिया गया था, इसलिए ऑफर नहीं था। और थर्ड जो टेलीग्राम था, तीसरे तार में, थर्ड टेलीग्राम में क्या हुआ था, जब खरीदने की इच्छा ऑफर किया गया, जब प्लेंटिफ ने थर्ड टेलीग्राम किया कि हम आपकी इस कीमत पर इसको खरीदने के इच्छुक हैं, खरीद रहे हैं, तब उस टेलीग्राम को डिफेंडेंट ने, जो ओनर था हॉल का, उसने एक्सेप्ट नहीं किया और मना कर दिया। इसलिए प्रिवी काउंसिल ने कहा कि ये जो ऑफर था प्लेंटिफ की तरफ से उसको खरीदने का, उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इट मींस इसमें कोई संविदा नहीं हुई थी। तो ये इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में फर्क है। ये आपका एक मेन इंपॉर्टेंट सा एक टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको इसको हार्वे वर्सेस फेसी के माध्यम से समझाएंगे। इसके बाद एक और जो आपका इसका इंपॉर्टेंट तत्व है, ये है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे सोशल एंगेजमेंट्स कर देते हैं जिसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, जिससे कोई लीगल हम रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करना चाहते, लीगल कोई हम विधिक संविदा करने के इच्छुक नहीं होते। हम बहुत सारे ऐसी चीज़ें पूरे दिन में करते हैं जिसका कोई जिसको हम लीगल रिलेशनशिप जिसमें करने के लिए तैयार नहीं होते, तो उनको सोशल एंगेजमेंट्स बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑफर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए कि विधिक संबंध स्थापित करने का आशय होना चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कि आपको लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना है, ऐसा आपका इंटेंशन उसमें होना ही चाहिए। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि जो सोशल एंगेजमेंट्स हैं उसको इसमें सही नहीं माना जाता। ये कह रहे हैं इट इज नेसेसरी दैट द ऑफर शुड बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो सोशल एंगेजमेंट्स या सामाजिक जो वचन होते हैं वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने के आशय से नहीं किए जाते। सोशल एंगेजमेंट्स कैसे हो सकते हैं? जैसे आप घर में किसी के साथ भी, फ्रेंड के साथ भी अगर ऐसा कहते हैं कि आज आपको मैं खाने पर लेकर जाऊंगा, या ऐसा कुछ भी कि डिनर पर जाएंगे, या कहीं घूमने जाने के लिए अगर आप किसी के साथ कोई बात करते हैं, तो वो उसके लिए अगर आप वहाँ नहीं जाते, या आप उनको, अपने फ्रेंड को या अपने रिलेटिव को खाना खिलाने नहीं ले जाते, तो क्या वो आपको बाउंड कर सकता है केस के माध्यम से ऐसा करने के लिए? नो, क्योंकि ये सब सोशल एंगेजमेंट्स होते हैं और इसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं होता। तो इसमें ज़रूरी है, इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने का। तो जैसे इसमें फर्स्ट आपका केस बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का है, जैसे बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर, इसमें क्या हुआ था, हस्बैंड वाइफ थे और वो श्रीलंका में रहते थे। तो श्रीलंका से वो घूमने के लिए इंग्लैंड गए। तो इंग्लैंड जाने के बाद जो प्लेंटिफ थी, मतलब जो उनकी वाइफ थी, हस्बैंड की जो वाइफ थी, वो बीमार हो गई और बहुत लंबी बीमार हो गई वो। तो वो हस्बैंड वापस श्रीलंका आ गए और वो इंग्लैंड में ही रह गई। तो इंग्लैंड में उनके वापस नहीं आ पाई, श्रीलंका वापस नहीं आई और वो हस्बैंड वापस चला गया। तो उसने कहा कि उससे हस्बैंड ने ये कहा कि मैं हर महीने आपको $30 दिया करूँगा, भेजा करूँगा, जो कि उसने नहीं भेजे। मतलब उसने ऐसे कहा कि मैं आपको $30 हमेशा भेजा करूँगा, हर महीने भेजूंगा, जो कि उन्होंने वहाँ जाने के बाद नहीं भेजे। तो उसने
केस कर दिया वाइफ ने कि आप, उन्होंने, हस्बैंड ने कहा था और उसने ऐसा नहीं किया कि वो मुझे $30 नहीं भेज रहा है, लेकिन डिफेंडेंट जो था वो लायबल नहीं ठहराया गया, क्योंकि उसने उनके बीच में कोई ऐसा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं था जब उसने ये कहा था कि मैं आपको हर महीने $30 भेजा करूंगा। तो इसलिए जो डिफेंडेंट हस्बैंड था उसको लायबल नहीं ठहराया गया। इसमें आप एक और केस देखेंगे, जोन्स वर्सेस पैडवेटन का। जोन्स वर्सेस पैडवेटन में क्या हुआ कि एक मॉम थी, एक मदर थी और एक बेटी थी। मॉम जो थी वो ट्रिनिडाड में रहती थी और जो बेटी थी वो वॉशिंगटन में। बेटी जो थी वो डिवोर्सी थी और उसका एक छोटा बेटा भी था। तो वो जो बेटी थी वो वॉशिंगटन में इंडियन एम्बेसी में कार्यरत थी, वहाँ जॉब करती थी। तो मॉम ने, उसकी जो मदर थी उसने इंसिस्ट किया, उसको उस पर दबाव डाला अपनी बेटी पे कि तुम बेटे के साथ यहाँ आ जाओ, मेरे पास ट्रिनिडाड में आ जाओ और यहाँ पर आप मतलब अपनी जॉब को छोड़कर और यहाँ आ जाओ। बेटी का मन नहीं था कि वो अपना जॉब लगाया, उसका जॉब था, वो सेट थी वहाँ पे, उसका मन नहीं था कि वो जाए अपनी मॉम के पास छोड़कर सब कुछ। बट उसकी मदर ने इंसिस्ट किया कि आप यहाँ आ जाओ, बेटे के साथ यहाँ आ जाओ, मैं आपको रहने के लिए अपना घर भी दूंगी, सब उसने कहा। तो वो मन ना होते भी उसने जॉब को क्विट किया और बेटी अपने बेटे के साथ ट्रिनिडाड आ गई अपनी मॉम के पास और मॉम ने उनको अपना घर एक था उनके पास वो दिया और उसका एक पोर्शन उन्होंने रेंट पे डाल दिया। उससे जो रेंट आता था वो उन्होंने कहा कि बेटी को कहा कि आप नीचे वाले पोर्शन में या एक पोर्शन में आप रहिए अपने बेटे के साथ और जो दूसरे पोर्शन से जो रेंट आता है उससे आप अपना मेंटेनेंस मतलब अपना मेंटेन करिए, उसका खर्चा चलाइए अपना। तो ऐसा हुआ कि ये चलने लगा काम, लेकिन कुछ समय के बाद वो माँ और बेटी में झगड़ा हो गया। तो माँ ने बेटी पर केस कर दिया अपने घर को खाली करवाने के लिए। तो बेटी ने ये कहा कि उसकी मॉम ने उससे कहा था कि ये घर आपके लिए है, आप, उनके चक्कर में मैंने अपना जॉब छोड़ा, जो भी बात हुई कि उन्होंने इंसिस्ट किया था और मैं यहाँ तब आई और उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसे ऐसे आपको घर दूंगी। तो ये सब उसका वहाँ पे नहीं सुना गया और ये कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं था, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट दोनों में नहीं हुआ था। और मॉम को ये कहा गया कि मॉम का जो बेटी को घर से निकालने का केस मॉम ने किया था वो सही है और बेटी को वहां से निकलना होगा, क्योंकि उन दोनों में जब ये अग्रीमेंट हुआ था, मतलब ये बातचीत हुई थी, तो कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन उन दोनों में नहीं था। तो इसलिए जो ये सोशल एंगेजमेंट्स होते हैं इनमें आप, जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट को बाउंड नहीं कर सकता है। तो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन इसमें होना जरूरी है। इसमें एक केस और होगा, मैरिट वर्सेस मैरिट का, आप देखेंगे इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे क्लोज रिलेशनशिप भी माँ बेटी का है या हस्बैंड वाइफ का है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि क्लोज रिलेशनशिप में भी जो रिलेटिव्स हैं वो लीगल रिलेशनशिप बनाना खुद चाहते हैं। वो ऐसा उनकी इच्छा होती है कि हम अपने जो एंगेजमेंट कर रहे हैं, सोशल एंगेजमेंट में या बात जो कर रहे हैं, वो उससे लीगल रिलेशनशिप्स क्रिएट करने की उनकी इच्छा होती है या फिर अपने प्रोमिसेस से वो बाउंड होना चाहते हैं। तो देयर इज नथिंग विच प्रिवेंट्स दीज पर्सन्स फ्रॉम अग्रीइंग टू बी बाउंड बाय देयर प्रोमिसेस। मतलब अगर वो अपने प्रोमिसेस से बाउंड होना चाहते हैं तो उनको इससे रोका नहीं जा सकता कि वो खुद कह रहे हैं कि हम इनसे बाउंड होना चाहते हैं। तो इसमें क्या था कि अगर वो ऐसा चाहते हैं तो लीगली बाउंड होना चाहते हैं तो वो बाउंड हो सकते हैं। इसमें क्या हुआ, मैरिट वर्सेस मैरिट में हस्बैंड और वाइफ थे, तो उनका एक घर था, दोनों के जॉइंट, दोनों जॉइंट उसमें मतलब ओनर थे और हस्बैंड और वाइफ की एक कॉमन प्रॉपर्टी थी जो कि बिल्डिंग सोसाइटी को मॉर्गेज की हुई थी। मॉर्गेज करना होता है, बंधक रखी हुई थी वो वहाँ पे किसी बिल्डिंग सोसाइटी में। तो क्या हुआ कि हस्बैंड किसी दूसरी लेडी के साथ एंगेज था, किसी दूसरी लेडी के साथ इन्वॉल्व था, तो और वो उसके साथ वहाँ दूसरे घर में रहता था। तो लेडी ने अपने हस्बैंड से ये कहा कि अगर आप ये वाला घर मेरे नाम कर देते हो, जो जॉइंट प्रॉपर्टी थी उनकी, अगर आप ये वाला घर मेरे नाम कर देते हो तो उसका जो सारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है जो भी उसमें बकाया अमाउंट था, उसको मैं भर दूंगी और आप इसे मेरे नाम पर कर दो। तो हस्बैंड अग्री हो गया कि मैं इसे आपके नाम पे कर दूंगा और आप इसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आप उसको
उसको भर दिए, मतलब उसको पूरा फिल कर दीजिए। तो ऐसा करने से इन दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ और ये माना गया कि जब अगर वो खुद अग्री हैं हस्बैंड वाइफ की लीगल रिलेशनशिप हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो इट वाज हेल्ड कि ये सही है और वो ऐसा कर सकते हैं। तो इट वाज हेल्ड दैट in this case it was clear that the parties intended to create legal relationship and therefore the husband was bound by the contract। तो वो खुद अग्री थे कि हम लोग बाउंड होना चाहते हैं, तो इसलिए हस्बैंड को इसमें बाउंड माना गया। तो मतलब अगर वो क्रिएट करना चाहते हैं सोशल मतलब क्लोज रिलेटिव्स भी, तो वो बाउंड हो सकते हैं इससे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन इज नेसेसरी। जो आपका प्रस्ताव है, जो ऑफर है, जैसे मैंने आपको ये ऑफर किया, तो उसका जो कम्युनिकेशन है, उसकी जो संसूचना है, उसकी जो सूचना है, वो कम्युनिकेट होनी जरूरी है। कम्युनिकेट होने का मतलब है कि वो जो जिसने ऑफर किया है, जिससे वो एक्सेप्टेंस मांग रहा है, उस तक पहुंचनी जरूरी है। ये ऑफर या प्रपोजल उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके बारे में सेक्शन 4 कहता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 4 कहता है कि प्रस्थापना की संसूचना तब संपूर्ण हो जाती है जब प्रस्थापना उस व्यक्ति के ज्ञान में आ जाती है जिससे वो की गई है। जैसे मैंने ये पेन बेचने की प्रस्थापना ए हूं मैं बी से की, तो जब इस पेन को बेचने की सूचना उसे बी को मिल जाएगी, तब इसकी प्रस्थापना की संसूचना संपूर्ण हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। तो इसमें एक आप केस देखेंगे, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का आपका लीडिंग केस है ये, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। इसमें क्या हुआ, जो डिफेंडेंट था उसका जो नेफ्यू था, उसका भतीजा था, वो गुम हो गया था। तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने उसका जो सर्वेंट था इसका डिफेंडेंट का, वो उसको सुनिए, इसमें मैं पढ़ देती हूँ। जो प्रतिवादी का भतीजा कहीं चला गया, तो प्लेंटिफ को, जो कि डिफेंडेंट का सर्वेंट था, जो जिसने प्लेंट बाद में की, वो डिफेंडेंट का उस जिसका भतीजा खोया था उसका सर्वेंट था, वो बिना किसी मतलब जब उसको पता चला कि भतीजा खो गया है उसका, तो वो एकदम से उसको ढूंढने निकल गया। उसके निकल जाने के बाद जो डिफेंडेंट था उसने ये अनाउंसमेंट किया कि जो भी उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपीज का, 501 रुपए का वो इनाम घोषित किया उसने, भी मैं उसको ये इनाम दूंगा। तो वो सर्वेंट पहले ही जा चुका था उसका, उसके बाद उसने ये घोषणा की, और उसका सर्वेंट जो पहले निकल गया था वो उसके नेफ्यू को ढूंढ कर भी ले आया। तो आने के बाद उसको पता चला कि ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हुआ है कि 500 रुपीज दिए जाएंगे उस व्यक्ति को जो कि उसको ढूंढ कर लाएगा। उसने आने के बाद कहा कि मुझे वो दो, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। उसने केस कर दिया उसके सर्वेंट ने कि आपने तो ये अनाउंसमेंट किया है, बट जो डिफेंडेंट था उसको लायबल नहीं माना गया, बिकॉज सिंस द plaintiff was ignorant of the offer of reward, so he was entitled to claim the reward। मतलब वो he was not entitled, क्योंकि जब वो निकला था उस भतीजे को ढूंढने के लिए उसके, तब तक उसको कोई पता नहीं था, उसके मतलब जो सूचना थी उस तक नहीं पहुंची थी, तो अपने रिवॉर्ड को लेने के लिए उसने जो क्लेम किया था वो नहीं कर पाया, और वो मतलब ये कहा गया कि आपको उसकी सूचना नहीं पहुंची थी, तो इसलिए कहा गया कि जो कम्युनिकेशन है वो नेसेसरी है। जो ऑफर का कम्युनिकेशन अगर आप तक नहीं पहुंचा है तो वो ऑफर पूरा नहीं हुआ, तो ऐसा कहा जाएगा। इसके बाद आपका लास्ट है ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल। जो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, टॉपिक से ही पता चल रहा है कि जो ऑफर है वो या तो सार्वजनिक होता है या फिर किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बंदे के लिए होता है। तो सुनिए, जब ऑफर या प्रस्तावना किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक या फिर विनिर्दिष्ट व्यक्ति को की जाएगी तो वो स्पेसिफिक ऑफर होगी, और अगर वो सार्वजनिक रूप से पब्लिकली सभी को की जाएगी तो वो जनरल ऑफर कही जाएगी। तो जनरल ऑफर का एक्सेप्टेंस कब होता है? जनरल ऑफर का एक्सेप्टेंस उसकी कंडीशंस को पूरा करके हो जाता है। कैसे कंडीशंस को पूरा करके? जैसे मैंने कहा कि मेरे घर पे जो डॉग है वो गुम हो गया, कहीं चला गया, तो जो भी उस लॉस्ट डॉग को ढूंढ कर लाएगा उसे मैं रिवॉर्ड दूंगी, कुछ भी रिवॉर्ड दूंगी मैं। तो अगर ऐसा कहा गया तो
किसके द्वारा वो पूरा किया जाएगा, कंडीशन कब पूरी हो जाएंगी, तो ये ऑफर जो मैंने दिया उस व्यक्ति द्वारा एक्सेप्ट की हुई मानी जाएगी जो उस डॉग को ढूंढ कर लाएगा। तो मैंने पब्लिकली ये कहा कि जो भी मेरे डॉग को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे ये ऑफर दूंगी, मैं इतने इनाम दूंगी उसको। तो किसके द्वारा वो एक्सेप्ट किया माना जाएगा, जो उसको ढूंढ कर लाएगा। तो और उसके साथ ही मेरी संविदा होगी, उसके साथ ही मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट होगा। तो ये कह रहे हैं कि और लोग इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपका केस और लिखिए, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी थी स्मोक बॉल कंपनी, उसने ये ऐड दिया कि जो भी हमारे बताए हुए तरीके से हमारी स्मोक बॉल, मतलब एक उसकी उनकी दवाई थी, उनका जो मेडिसिन था, कि अगर हमारे बताए हुए तरीके से कोई भी बंदा, लोक प्रस्थापना की उन्होंने एक पब्लिकली ऑफर किया कि जो भी हमारे बताए हुए पूरे सही तरीके से हमारी मेडिसिन को लेगा उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, कोई एक रोग है इन्फ्लुएंजा, वो नहीं होगा। तो जो मिसेस कार्लिन थी उन्होंने पूरे जितने भी तरीके उन्होंने बताए थे पूरे सही तरीके से उनकी स्मोक बॉल, उनकी जो मेडिसिन थी उसको लिया, और फिर भी उन्हें वो हो गया, मतलब उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। तो उसने क्लेम कर दिया कि मैंने आपके बताए हुए तरीके से आपकी दवाई ली, फिर भी आप मुझे इन्फ्लुएंजा, उन्होंने प्रूफ कर दिया कि वो बीमार हो गई। तो उन्होंने क्लेम किया कि आप जो $100 देने की बात कर रहे थे कि जिसको भी अगर होगा तो आप $100 देंगे, तो आप हमें दीजिए। तो शी वॉज एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिवॉर्ड, बिकॉज जो उन्होंने कहा कि सेम विद, सुन लीजिए आप, कार्लिल relying on the advertisement purchased a smoke ball from a chemist, used the same with accordance of directions but still caught इन्फ्लुएंजा। उनको फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, तो शी वॉज एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिवॉर्ड। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने कहा कि इन्होंने आपके बताए हुए तरीके से लिया है ये दवाई, तो अब ये एंटाइटल्ड है कि आप इनको $100 का जो उनको इनाम देना था वो आप दें। तो जब आप लोक प्रस्थापना करते हैं या पब्लिकली ऑफर करते हैं, तो उनके साथ आपकी संविदा होती है जो आपके बताए हुए तरीके से उस ऑफर को पूरा कर देते हैं। तो मिसेस कार्लिन ने आपके बताए हुए, उनके बताए हुए, डिफेंडेंट के कंपनी के बताए हुए तरीके से पूरी तरीके से मेडिसिन ली, और फिर भी शी गॉट इन्फ्लुएंजा, उनको बीमार हो गई वो, तो शी वॉज एंटाइटल्ड टू गेट क्लेम और रिवॉर्ड। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आपके प्रपोजल और ऑफर के पूरे एसेंशियल्स एलिमेंट हो गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।